हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट ट्यूशन सेंटर। आज हम बात करेंगे 8th क्लास के चैप्टर फर्स्ट की क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम उसका थर्ड पार्ट बना रहे हैं। अभी इससे पहले हम क्या कर रहे थे, बेसिक प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने 3 स्टेप इसके कर लिए थे, जिसमें क्या था, सॉइल प्रिपरेशन था, सिलेक्शन ऑफ सीड था एंड सोइंग ऑफ सीड था। ठीक है, हमने सॉइल को भी प्रिपेयर कर लिया था, हमने अपने सीड को भी सिलेक्ट कर लिया था, देन हमने उस सीड को सो भी करवा दिया था। बट उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? ऐसा तो है नहीं बस सो करवा दिया, अगर हमने उस सीड को वहाँ पे लैंड पे डाल दिया है तो वो अपने आप ही ग्रो कर जाएगा, प्रॉपर नहीं। उसे भी बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स की है, वाटर की है, बहुत सारी चीज़ों की होती है। तो 4th स्टेप हमारा क्या आएगा, सीड को सो करवाने के बाद हम उसमें मैन्योर्स या फिर फर्टिलाइजर्स डालते हैं। ठीक है, प्लांट्स को क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है सॉइल से। ठीक है, प्लांट्स को प्रॉपर ग्रो करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो न्यूट्रिएंट्स उसे कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से वो लेते हैं। इसीलिए हमें क्या है, सो वी हैव टू ऐड सम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। किस लिए? टू मेक द सॉइल फर्टाइल, सॉइल को ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैंने वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे मैन्योर। मैन्योर का मतलब क्या होता है? मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं by the decomposition of plants and animal waste such as cow dung, dead leaves, vegetable waste by the action of microbes। अब हम क्या करते हैं, कई बार जैसे काउ डंग वगैरह होता है, गांव वगैरह में आपने देखा है, उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया जाता है। किस लिए? काफ़ी टाइम के बाद जो सोइल में जो माइक्रोब्स होते हैं ना, वो उस काउ डंग वगैरह को, जो वेजिटेबल वेस्ट होता है या प्लांट्स वेस्ट होता है, उसको मैन्योर, एक तरीके से आप बोल सकते हो खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और सेकंड वन इज़ फर्टिलाइज़र। पहला मैंने बताया मैन्योर। मैन्योर तो क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस हो गया, नेचर से बन रहा है वो, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, कोई केमिकल्स वगैरह हम उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या आता है, फर्टिलाइजर्स का आता है। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या है, उनको किसी न किसी केमिकल की हेल्प से बनाया गया है। ठीक है, उसको भी हम क्यों यूज़ करते हैं? सोइल में न्यूट्रिएंट्स की नीड को फुलफ़िल करने के लिए, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस वगैरह है। ठीक है, तो मैं कुछ बेसिक आपको बता देती हूँ, डिफरेंस क्या होता है मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में, उनका ओरिजिन कैसा होता है। ओरिजिन मतलब वो बनते कहाँ से हैं। मैन्योर तो मैंने बताया प्लांट्स और एनिमल से उनका ओरिजिन होता है, उन्हीं के वेस्ट से ये बनते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल सिंथेसाइज्ड, केमिकल्स वगैरह की हेल्प से इन्हें बनाया जाता है। अगर अब हम बात करें मैन्योर का नेचर कैसा होता है, वो ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि वो बिना किसी केमिकल्स की हेल्प से जिन्हें बनाया जाए। और फर्टिलाइज़र्स होते हैं इनऑर्गेनिक, मतलब केमिकल्स की हेल्प से उनको बनाया गया है। अब उनमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स मैन्योर में, इनमें हम ये नहीं बोल सकते कि मैन्योर में स्पेसिफिकली आपको क्या है, नाइट्रोजन मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, कोई सारे आपको न्यूट्रिएंट्स उसमें ईजिली मिल जाते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं मिलेगा कि हम ये नहीं बोल सकते कि ये मैन्योर जो है इसमें सिर्फ क्या है, नाइट्रोजन ही होगा, नहीं। ठीक है, बट जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं। केमिकली जब हम उनको बना रहे हैं तो हमें पता है कि हमें क्या है, नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम नाइट्रोजन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमें फॉस्फोरस की है तो हम क्या करेंगे, उन फर्टिलाइजर्स में फॉस्फोरस ज़्यादा डालेंगे। अब किस टाइप के होते हैं मैन्योर? ये तो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनकी टाइप कैसी है? मैन्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, और फर्टिलाइजर्स कैसे होते हैं? आर्टिफिशियली, वो नेचर से तो नहीं बनते ना, उनको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम बात करेंगे मैन्योरिंग। हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, सॉइल में डालते हैं ना, तो उसके मेथड क्या क्या हैं, किन किन मेथड्स को हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फील्ड फैलो, सेकंड वन इज़ क्रॉप रोटेशन, एंड थर्ड वन इज़ मिक्स्ड क्रॉपिंग। फील्ड फैलो क्या होता है? फील्ड फैलो का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे अभी एक सीज़न में हमने कोई क्रॉप यहाँ पे ग्रो करवा दी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 या 2 सीज़न के लिए उस लैंड को खाली छोड़ देते हैं। किस लिए?
ताकि वहाँ पे जो डेड प्लांट्स का जो डेड प्रोडक्ट्स वहाँ पे पड़े हैं या एनिमल्स वगैरह हैं वो सारे वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, और वहाँ पे क्या होगा, वो फिर बाद में क्या करें, एक मैन्योर अपने आप ही वहाँ पे मैन्योर बन जाए। या कई बार ऐसा होता है ना, कॉन्टिन्यूसली हम क्या करेंगे, एक ही लैंड पे क्रॉप को अभी ये क्रॉप ग्रो करवाई है, फिर वो करवाई है, फिर तीसरी क्रॉप को हम क्या है, हर सीज़न में कोई ना कोई क्रॉप ग्रो करवाते हैं, तो उस क्रॉप में क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। दैट्स वाई वी हैव टू लीव द लैंड फॉर 1 or 2 सीज़न फ्री। ठीक है, फ्री हमें उसे छोड़ना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि फिर क्या होगा, वहाँ पे जो एनिमल वेस्ट वगैरह या जो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो गैदर हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और क्या करेंगे, माइक्रोब्स फिर उनको डिकम्पोज कर देते हैं। इससे क्या होगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद बात हम करते हैं क्रॉप रोटेशन की। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि कई बार ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है कि हम उस फील्ड फैलो वाला मेथड हम उसमें यूज़ कर पाएँ। ठीक है, फील्ड फैलो वाला मेथड हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉप रोटेशन करनी पड़ती है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी हम क्या है, इस सीज़न में हमने क्या कर दिया, वीट की क्रॉप वहाँ पे है, हमारी नेक्स्ट सीज़न में हम कोई ऐसी क्रॉप ग्रो करवाएंगे जैसे हमने राइस वगैरह करवाया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, फार्मर क्या करते हैं, हर सीज़न में क्रॉप को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि अब जो गर्मी में जो हम क्रॉप ग्रो करवाते हैं, ठीक है, समर्स में जो क्रॉप ग्रो करवाई है, हो सकता है उस क्रॉप को एक अलग एक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत हो। जैसे मैं एग्जांपल बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे एक क्रॉप ग्रो करवा दी है, उस क्रॉप को सिर्फ फॉस्फोरस की, वो फॉस्फोरस ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो क्या होगा, उस सॉइल में फॉस्फोरस की अमाउंट कम हो जाएगी। जब हम नेक्स्ट सीज़न में कोई क्रॉप ग्रो करवाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कोई ऐसी क्रॉप ग्रो करवानी पड़ती है जिसे फॉस्फोरस की कम ज़रूरत हो, वो किसी दूसरे न्यूट्रिएंट को ले ले। क्योंकि पहले वाले सीज़न में जब हमने क्रॉप को ग्रो करवाया था तो क्या है, उस क्रॉप ने पहले ही फॉस्फोरस को यूटिलाइज़ कर लिया था, तो फॉस्फोरस तो वैसे ही वहाँ पे कम हो चुकी है। तो क्या होगा, उस टाइम पे दूसरी क्रॉप को फॉस्फोरस नहीं मिल पाएगा प्रॉपर अमाउंट में, तो हमें कोई ऐसी क्रॉप वहाँ पे ग्रो करवानी पड़ेगी जिसे फॉस्फोरस की ज़रूरत कम पड़े। ठीक है, और इसी मेथड को हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। ठीक है, ऐसा तो है नहीं अभी हमने क्या है, वीट ग्रो करवाए हैं, उसके बाद फिर हम वीट ही ग्रो करवाते रहें, तो इससे क्या होगा, सेकंड टाइम जब हम उस क्रॉप को वहाँ पे ग्रो करवाएंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, क्योंकि पहले वाले क्रॉप ने एक न्यूट्रिएंट जो स्पेसिफिक उसे ज़रूरत थी उसको प्रॉपर यूज़ कर लिया है, तो उस लैंड में उस न्यूट्रिएंट की कमी पहले ही हो जाती है। अब होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, एक क्रॉप के साथ हम क्या करते हैं, कई बार एक फील्ड में हम 2 क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करवा देते हैं। और किस लिए करवाया जाता है, हमने 2 क्रॉप को एक साथ ग्रो करवाना है। ठीक है, 2 क्रॉप्स हम एक साथ ग्रो करवा रहे हैं, तो हम कौन सी उन 2 क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करवाएंगे, हम उन 2 क्रॉप्स को एक साथ ग्रो करवाते हैं। जैसे एक तो ये वाली क्रॉप है, एक ये वाली क्रॉप है। ये वाली जो क्रॉप है इसे फॉस्फोरस चाहिए, और ये वाली जो क्रॉप है इसे नाइट्रोजन चाहिए, तो ईजिली दोनों वहाँ पे ग्रो कर जाएंगी। ठीक है, तो हम the crop are chosen in such a way that nutrient requirement of one crop is fulfilled by the other। एक की ज़रूरत को दूसरा पूरा कर दे। ठीक है, जैसे ऑलमोस्ट क्या होता है, वीट के साथ मस्टर्ड को ग्रो करवाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इरिगेशन की। ये सारा सब कुछ हमने क्या कर लिया, सॉइल को प्रिपेयर कर लिया है, सीड सेलेक्ट कर लिया है, सीड को सॉ भी करवा दिया है। ठीक है, उसमें हमने मैन्योर्स वगैरह भी डाल दिए हैं। अब बात आती है इरिगेशन की। अब भाई क्रॉप को पानी की तो ज़रूरत होगी ही होगी। ठीक है, तो इरिगेशन का मतलब क्या होता है, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टर्म इज़ कॉल्ड इरिगेशन। अब क्या है, वाटरिंग हमें करनी पड़ती है उस क्रॉप में, और क्रॉप वाटरिंग जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने एक बार उसमें पानी डाल दिया, दैट वुड बी इनफ फॉर दैट क्रॉप। नहीं, वी हैव टू प्रोवाइड वाटर दैट क्रॉप एट अ इंटरवल ऑफ टाइम टू टाइम हमें उन्हें प्रोवाइड करवाना पड़ता है। इरिगेशन के मेथड्स क्या क्या होते हैं, एक नेचुरल मेथड होता है, एक आर्टिफिशियल मेथड होता है। नेचुरल मेथड से हमें पता ही चल रहा है, नेचर से जो हमें मिलेगा पानी, नेचर से पानी कौन सा मिलता है हमें,
रेन से ही मिलेगा। आर्टिफिशियल मेथड है, आर्टिफिशियल मेथड वो मैं आपको बताऊंगी अभी। अभी पहले आप देखो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के सोर्सेज क्या क्या होते हैं, या तो वाटर वेल या ट्यूबवेल वगैरह से पानी हम डालें, उनमें पॉन्ड या लेक वगैरह से लें, रिवर्स वगैरह से लें, या डैम्स या फिर कैनाल्स वगैरह से लें। ठीक है, मेथड ऑफ इरिगेशन क्या क्या मेथड्स हैं, ये तो सोर्सेज हैं कि पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक है, मेथड ऑफ इरिगेशन क्या क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, एक लेटेस्ट मेथड होता है। ट्रेडिशनल का मतलब कोई पुराने मेथड्स जो यूज़ होते हैं कि पहले के टाइम में जो यूज़ होते थे। अभी क्या है, लेटेस्ट न्यू मेथड्स जो यूज़ होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड है मॉड, राहट, चेन पंप एंड धेकली। और लेटेस्ट मेथड है स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, फर्रो इरिगेशन और बेसिन इरिगेशन। ठीक है, तो पहले हम ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं उसमें हम वाटर कहाँ से लेते हैं, वेल कुएं वगैरह से लेते हैं, लेक कैनाल वगैरह से उनको लिफ्ट किया जाता है बाय डिफरेंट मेथड टू टेक इट टू द फील्ड तक लेके जाने के लिए। ठीक है, एनिमल्स और ह्यूमन लेबर इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। या तो फिर ट्रेडिशनल मेथड है उसमें कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हो रही है, तो सिंपल सी बात है उसमें या तो एनिमल्स का यूज़ होगा या फिर ह्यूमन का यूज़ होता है। ठीक है, और लेटेस्ट मेथड, ठीक है, लेटेस्ट मेथड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में इतनी कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेथड्स क्या हैं अभी इतना यूज़ नहीं होते हैं। ठीक है, अभी हम बेसिकली इस टाइम पे कौन से मेथड ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेटेस्ट मेथड। जब टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो सिंपल है, हर कोई उन्हीं को यूज़ करना चाहता है। तो लेटेस्ट मेथड क्या है, लेटेस्ट इरिगेशन मेथड क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी वाटर को ईज़िली एक लैंड तक हमें प्रोवाइड करवा देते हैं, पहुंचा देते हैं। क्या क्या उसमें क्या क्या चीज़ें, कौन से मेथड्स हैं लेटेस्ट मेथड जो हैं। सबसे पहला है स्प्रिंकलिंग सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, इसमें वाटर क्या होगा, इस मेथड को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, दिस मेथड यूज्ड वेयर वाटर इज़ अवेलेबल इन स्मॉलर क्वांटिटी। जहाँ पे पानी क्या है कम क्वांटिटी में होगा ना, वहाँ पे हम इन मेथड्स को यूज़ करते हैं। ये बहुत यूज़फुल मेथड है, कौन सी सॉइल के लिए, सैंडी सॉइल के लिए। ठीक है, सैंडी सॉइल के लिए ये मेथड बहुत यूज़फुल है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस तरीके से एक मेन पाइप लगी होती है, उस पाइप के परपेंडिकुलर कुछ पाइप्स और लगी होती हैं और उन पाइप्स में रोटेटिंग नोजल्स लगे हुए होते हैं इस तरीके से। तो मेन पाइप जो है यहाँ से वाटर आएगा, वो यहाँ पे भी सप्लाई होता रहेगा इन पाइपलाइंस में, और ये जो रोटेटिंग नोजल्स हैं इनमें क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है और ये रोटेट करते रहते हैं। तो ये काफ़ी एक लैंड को, जैसे इस रोटेटिंग नोज़ल ने इतने लैंड को कवर कर लिया, ये इतने को कर देगा, ये तीसरे वाला इतने लैंड को कवर कर लेता है। तो ईज़िली क्या है, क्रॉप जो हमने वहाँ पे ग्रो करवाई है उसको पानी मिलता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रिप सिस्टम के। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, वाटर जो हम डालते हैं ना सॉइल में, उसमें क्या होगा, ड्रॉप एक एक ड्रॉप करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर उसमें जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे यहाँ से ये मेन पाइपलाइन यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ से वाटर सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे गया, ये इनको पता है ये इस वाले पार्ट को कहाँ पे फिक्स किया जाता है, बिल्कुल जो प्लांट की रूट होती है ना उसके पास इनको फिक्स किया जाता है। तो क्या होगा, जब वाटर यहाँ से जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो डायरेक्टली रूट के पास पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ से पानी गया इस प्लांट की रूट में, ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा पानी इनके पास जाता रहता है। बेसिकली जो ड्रिप सिस्टम मेथड है ना, कहाँ पे यूज़ किया जाता है, गार्डन्स वगैरह में ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, या फिर फ्रूट्स वगैरह के प्लांट है उनकी वाटरिंग के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये मेथड कहाँ के किस एरिया के लिए बेस्ट रहता है, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, ड्रिप सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो मेन पॉइंट होता है ना पाइप्स का, उसको हम बिल्कुल क्या करेंगे, प्लांट की रूट के पास छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं हम फर्रो इरिगेशन की। इसमें मैंने बताया था फर्रो इरिगेशन है। फर्रो इरिगेशन में क्या होगा, चैनल्स, फर्रो इरिगेशन में क्या होता है,
फरो इरिगेशन में वाटर को हम अलाउ करते हैं एक फील्ड में एंटर करने के लिए। किसके थ्रू जाता है? वो चैनल्स के थ्रू जाता है। जैसे क्रॉप की 2 रोज़ हमने बना दी हैं, जैसे एक रो ये है, एक रो ये है, तो वाटर इनके बीच से जाएगा ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके सारे क्रॉप्स के पास। उसके बाद आता है बेसिन इरिगेशन। बेसिन इरिगेशन में क्या होगा, जैसे हमारा ये लैंड पीस है, ठीक है, इसको हम प्रॉपर वाटर से लॉक्ड, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा वाटर इसमें हम डाल देते हैं, ठीक है। आपने कभी राइस का देखा होगा, चावल की खेती के टाइम पे, उस टाइम पे क्या होता है, जो लैंड होती है, जो फील्ड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को डाल दिया जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।